बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 में हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले बाय द समरी ऑफ द लास्ट लेसन। अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो आप जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात हमने की थी I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T, जो कि करंट की डेफिनेशन है। इसको रीअरेंज करके चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं। नंबर 2, हमने एक अगली बात जो की थी वो थी Q इक्वल्स टू N टाइम्स E। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज डेवलप होता है उसको हमेशा उसके उस चार्ज की अमाउंट को हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट रखें so that there is no disturbance in the recording. राइट, तो मैंने आपको ये बता रहा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज डेवलप होता है दैट चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मतलब होल नंबर। कैपिटल N इज बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप करने के लिए हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या उसे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, एक वक्त में एक होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही दिया जा सकता है, कोई आधा पौना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे डेवलप होने वाला चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्मॉलेस्ट चार्ज जो चार्ज डेवलप होता है वो इतना है, फिर उसके बाद 3.2 है, फिर उसके बाद 4.8 है, फिर उसके बाद 6.4 है। चार्ज की अमाउंट हमेशा सिर्फ स्पेसिफिक या डिस्क्रीट हो सकती है, मखसूस वैल्यूज हो सकती हैं। इनके बीच की कोई और वैल्यू डेवलप नहीं हो सकती। इनके बीच की कोई और वैल्यू ऑफ चार्ज डेवलप नहीं हो सकती किसी भी ऑब्जेक्ट पर। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर नंबर 3, हमने एक फॉर्मूला, अच्छा उससे पहले इन दोनों 1 और 2 को हमने कंबाइन करके एक इक्वेशन बना ली थी, n टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय T। E is the charge on an electron। अगर स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेट्स से अगर अल्फा पार्टिकल है, तो E की जगह पर हमें स्मॉल q का सिंबल इस्तेमाल करना है। स्मॉल q विल बी द चार्ज ऑन वन पार्टिकल। लेट्स से अगर अल्फा है तो उस पर +2e चार्ज होता है। फिर नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया हुआ है I इक्वल्स टू स्मॉल n स्मॉल e स्मॉल v कैपिटल A। I इक्वल्स टू NeVA। इसके अंदर A is the cross section of a conductor, cross sectional area of a conductor। Small v is called the drift velocity। Drift velocity। E is called the charge on an electron। Charge on electron। I is the amount of current। ये कूलम्स में है एंड करंट एम्पेयर्स में है। करंट का यूनिट एम्पेयर्स होना चाहिए। और इसमें ये जो स्मॉल ई है, दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस का मतलब है जितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास हैं उसको हम कंडक्टर की वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये नंबर डेंसिटी कहलाती है, स्मॉल एन। अच्छा जी। तो लास्ट लेसन हमने यहाँ पर कंक्लूड किया था। आपके साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन टू अदर न्यूअर कॉन्सेप्ट्स। देन इमेजिन करें ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ओके, और इस कंडक्टर के साथ एक नैरो कंडक्टर अटैच्ड है। जरा साफ सा बना लेते हैं। इसके साथ एक और नैरो कंडक्टर अटैच है जिसका डायमीटर जो है वो पहले वाले से कम है। ओके, दे आर बोथ अटैच्ड इन सीरीज विद ईच अदर, यानी एक के बाद दूसरा अटैच्ड है। यहां से जितना भी करंट आता है आपको याद पड़ता होगा, करंट
remains the same in series. ये दोनों, let's call this R and let's call this P. R and let's call this Q instead of P. जितना करंट आर में से गुजरेगा उतना ही करंट क्यू में से भी गुजरना चाहिए, क्योंकि दोनों एंड टू एंड अटैच्ड हैं। सीरीज में तो करंट सेम रहता है, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। लेट्स से आर का डायमीटर है डी आर और क्यू का जो डायमीटर है वो है डी क्यू। हमें बताया गया है कि डी क्यू इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द मटेरियल आर डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स ये जो आर वाला कंडक्टर है इसका जितना भी डायमीटर था, क्यू वाले कंडक्टर का डायमीटर उसका 1/3 है। अब आपसे कहते हैं व्हाट इज द रेशो वी क्यू डिवाइडेड बाय वी आर। ये स्मॉल वी है। स्मॉल वी क्या चीज था, जरा ऊपर जाके देखते हैं। दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपसे कहते हैं बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन क्यू ओवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन आर, इसका रेशो फाइंड आउट करना है। दैट्स द क्वेश्चन। इस तरह के सवाल को करने के लिए आप सबसे पहले याद करें I इक्वल्स टू NEVA। अब बेसिकली यहां पर डायमीटर चेंज करने से चेंज हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया चेंज हुआ है और V ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन एरिया के साथ मांगा गया है। यहां से I जो कि कांस्टेंट होगा, N जो कि कांस्टेंट होगा क्योंकि ये दोनों सेम मटेरियल हैं। दोनों मैंने रेड से बनाने की कोशिश की थी तो दोनों सेम मटेरियल्स हैं। एन भी सेम है, स्मॉल ई भी सेम है। तो यहाँ पर आप वी और ए इन दोनों की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होती है। अब ये बात जरा रियलाइज करने के लिए ना, आप इमेजिन करें आपके हाथ में ना एक पाइप है, पानी का एक पाइप है। उसमें जितना पानी एंटर होगा उतना ही पानी एग्जिट भी होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अगर आप उस पाइप के एक एंड पर उंगली रख लेते हैं, उंगली रख देने से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है ना। तो यही इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो करंट की स्पीड बढ़ जाएगी। नाउ टेक अ फ्यू मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, और उसके बाद फिर मुझे इस रेशो का आंसर बताएं क्या निकलता है। All right, so I'm going to show you how to solve this question. इसके लिए सबसे पहले आप याद कर लें, I'll give it a heading, solution. आप याद करें कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सारे वेरिएबल्स रेलिवेंट हो। I इक्वल्स टू NEVA। यहाँ पर हमें स्पीड का रेशो चाहिए और क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि एरिया, डायमीटर चेंज होने से एरिया चेंज होता है। तो बेसिकली स्पीड जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या ड्रिफ्ट स्पीड है, इसका रिलेशनशिप क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ अगर आप देखें, बाकी सारी चीजें सारी कांस्टेंट हैं। ये आई भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। तो जिन दो चीजों का रिलेशनशिप आपको चाहिए होता है उनमें से एक को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहां से यू कैन डिड्यूस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज V इंटू ए इक्वल टू अ कांस्टेंट। इसका मतलब है जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले है और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स अगर आप वी पी इंटू ए पी मल्टीप्लाई करें तो एक कोई कांस्टेंट आंसर आना चाहिए, और इसी तरह वी क्यू इंटू ए क्यू, वी और ए को मल्टीप्लाई करें तो एक कांस्टेंट आंसर आना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं।
अब आप ये देख लें कि वी क्यू ऊपर होना चाहिए, वी आर, आर था कि वी पी था, अच्छा आर था, सॉरी। तो मैं पी की जगह पर हर जगह आर लिख देता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा, अब वी क्यू ओवर वी आर का रेशो चाहिए। उसके लिए आप देखें ए आर ओवर ए क्यू ऐसे लिखा जा सकता है। और अब जरा रिकॉल कर लें कि एरिया तो होता है पाई डी बाई टू होल स्क्वायर। तो अगर एरिया ऑफ आर निकालना है, उसके लिए पाई डी आर बाई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू वी क्यू ओवर वी आर। अब ये मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो टेक्निक आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इससे जान नहीं छुड़ानी कभी भी। काफी सारा है, इसके बाद एक आसान तरीका भी बता दूंगा। पाई और पाई आपस में कटता है, ये डी आर के ऊपर भी स्क्वायर है और टू के ऊपर भी स्क्वायर है, डी क्यू के ऊपर भी स्क्वायर है और टू के ऊपर भी स्क्वायर है। तो टू और टू तो कट जाता है। दैट मीन्स डी आर डायमीटर ऑफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ क्यू का स्क्वायर बाकी बच जाता है सिर्फ। अब इवेंचुअली मुझे क्या करना है, डायमीटर ऑफ आर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और डायमीटर ऑफ क्यू की जगह मुझे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखी है, यहाँ से आप डिड्यूस कर सकते हैं डायमीटर ऑफ आर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ क्यू। अब सिंपली नीचे डी आर की जगह लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ डी क्यू और फिर इसका स्क्वायर, और नीचे सिर्फ डी क्यू लिखा रहने देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, डी क्यू स्क्वायर, और नीचे भी है डी क्यू स्क्वायर। तो वी क्यू ओवर वी आर का रेशो आपके पास आ जाता है 9। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 9। इस तरह का क्वेश्चंस आप एमसीक्यूज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफी डिटेल्ड सॉल्यूशन करके दिखाया है, आपको हर दफा ऐसे नहीं करना। जो टेक्निक मैंने बताई है, मैं एक दफा गो थ्रू कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैंने इक्वेशन रिकॉल की जिसमें वो दोनों वेरिएबल्स आते हों जिससे हमारा कंसर्न है। फिर मैंने देखा उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि ये ए जब यहाँ जाके वी से मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फिर मैंने रिकॉल किया कि पहले वाला वी और पहले वाला ए, इनका प्रोडक्ट बाद वाले वी और बाद वाले ए के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया बस। अब इस सारी मैथमेटिक्स से बचने का भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि हमने तो ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में अटेम्प्ट करने ना मोस्टली। तो एक तरीका ये हो सकता है, अगर आपकी प्रोपोर्शनैलिटीज स्ट्रांग हैं तो आप यहाँ से बगैर किसी कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के। दैट मीन्स आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अब सिंपली डायमीटर पहले जितना था, अब डायमीटर उसका 1/3 हो चुका है। दैट मीन्स जब डायमीटर की जगह पर आप डालेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इफेक्ट 9 टाइम्स आएगा। दैट मीन्स जब डायमीटर 3 टाइम्स कम हुआ तो वेलोसिटी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 9। एक दफा फिर से, जब हम डायमीटर की जगह पर 3 डायमीटर्स डालेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देने से ये होगा कि 3 का स्क्वायर बिकम्स 9, तो ओवरऑल फैक्टर के अंदर 9 का फर्क पड़ जाता है। तो डायमीटर जब 3 टाइम्स कम होगा तो बाद वाली वेलोसिटी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। वी क्यू बाद वाली वेलोसिटी थी ना, तो बाद वाली वेलोसिटी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी पहले वाली वेलोसिटी के कंपैरिजन में, इसलिए करेक्ट आंसर 9 भी आ जाता है। जो कैलकुलेशंस हैं वो बेशक लेंथी हैं, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस हो गई है तो आंसर हमेशा रिलायबल और ठीक आएगा। लेकिन अगर प्रोपोर्शनैलिटी के जरिए करेंगे, इट इज क्विकर बट इट इज ट्रिकियर, तो उसमें गलती के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि आपको मेरी बातें अभी तक समझ आ रही हैं या नहीं। ऑलराइट। अभी तक हमने मोस्टली करंट के बारे में बात की है। यहाँ पर एक नोट की सूरत में मैं लिख देता हूँ। नोट वो ये कि करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर। आपको तो ये बात पता है पहले से, सिर्फ नोट्स में कंप्लीशन के लिए मैं ये बात लिख रहा हूँ। करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। एमीटर का ये सर्किट सिंबल होता है। एमीटर्स हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं। एमीटर्स are attached in series in the same path in which current flows। जिस रास्ते में करंट फ्लो हो रहा होता है ये उसी रास्ते में लगाए जाते हैं, जिसको सीरीज कहते हैं हम आम जबान में। लेकिन क्योंकि अभी तक हम सर्किट्स डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए मैं सीरीज का वर्ड यहाँ नहीं लिख रहा। एमीटर्स यूजुअली एमीटर्स need to have very low resistance। एमीटर्स की रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, अदरवाइज वो करंट फ्लो के साथ इंटरफेयर करेंगे। आइडियल एमीटर्स के लिए आइडियल एमीटर्स की रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में आइडियल तो कोई चीज नहीं हो सकती ना, इसलिए रियल लाइफ के अंदर एमीटर्स की रेजिस्टेंस 0 नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत कम हो जाती है, जैसे तकरीबन 40-50 एम्पेयर्स, 50 ओम्स। अच्छा जी। अक्सर लोग ए लेवल में कहते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। आपने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मालूमात है, मैं आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर्स हमें कोई रीडिंग नहीं देते, वो सिर्फ ये बताते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि करंट है या नहीं, और अगर करंट है तो उसकी क्या डायरेक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पे, दिस इज व्हाट अ गैल्वेनोमीटर वुड लुक लाइक। दिस इज अ सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। दैट मीन्स जब कोई करंट नहीं होगा ना, उस वक्त गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल सेंटर में रहेगी। जब करंट गैल्वेनोमीटर में इस तरह से फ्लो करता है, गैल्वेनोमीटर लेट से हमें एक राइट वर्ड्स डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, और जब गैल्वेनोमीटर में करंट लेफ्टवर्ड्स फ्लो करता है तो ये हमारी इनकी जो नीडल है ये हमें लेफ्टवर्ड्स डिफ्लेक्शन शो करती है। तो जस्ट बाय डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर आर एबल टू इंडिकेट करंट है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है, वो नीडल की डिफ्लेक्शन जब ऑपोजिट तरफ हो, जैसे अगर पहले राइट की तरफ थी अब लेफ्ट की तरफ हो जाए, दिस वुड इंडिकेट दैट करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली लाइक एन आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट पे कुछ कुछ काम करके दिखाती है। आई होप एवरीथिंग इज ओके सो फार। सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो। आपके लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस। प्लीज सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज ओके सो फार। If there is a question, I would like to address it. सही। चल, by definition, potential difference is going to be energy dissipated, या कह लेते हैं वर्क डन। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है कि जब भी वर्क होता है तब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी डिसिपेटेड या वर्क डन दोनों एक ही बात है। पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज between any 2 points, between any 2 points
inside an electric field. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में एक और चार्ज पार्टिकल मौजूद है। वो चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। बेसिकली जब हम ऐसा एक बेसिक सा सर्किट बनाते हैं ना, इसमें बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। This here is the positive terminal and this is the negative terminal. Basically positive terminal का मतलब ये है, you can assume that यहाँ पर majority positive charges present हैं और यहाँ negative charges present हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ रखा जाए तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाने की कोशिश करता है। अगर रास्ता ना हो बैटरी तक वापस जाने का, तो फिर चार्ज पार्टिकल्स फ्लो ही नहीं करते। दैट मीन्स इफ द सर्किट इज एन ओपन सर्किट, राइट नाउ दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, दैट मीन्स हियर चार्जेस कैन फ्लो। इसका ऑपोजिट होता है ओपन सर्किट, जिसमें हम एक स्विच लगा के स्विच को अगर ऐसे ओपन कर दें तो फिर ये एक ओपन सर्किट कहलाता है, जो कि इनकम्प्लीट सर्किट है। इन दैट केस चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। अब इस बात को समझाने के लिए ना मैं यहाँ पर दो मेटल की प्लेट्स आपको दिखाता हूँ जी। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट के पास हम अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखें, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कशन करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो भी मूवमेंट होगी, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही होगी, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से डिस्कशन नहीं किया जाता। आपने ओ लेवल में पढ़ा है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस टर्मिनोलॉजी की हमारे सिलेबस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं इसलिए इसको इरेज कर देता हूं। Now this positive charge when it is present here, at this point it will be experiencing the maximum force from the positive plate. एक रिपल्शन वाली फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। जब इसको अलाउ करेंगे मूव करना, तो ये यहाँ से आगे की तरफ मूव करता हुआ एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी ए, और वो इधर तक जब पहुंचेगा, लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी बी। फोर्स की वजह से एक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फोर्स इनटू डिस्टेंस एक तरह का वर्क होता है। अब ये जो छोटा वाला चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है हम उसको स्मॉल क्यू कह देते हैं। अगर इस F इंटू डी, इन दोनों को हम चार्ज से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। द फिजिकल क्वांटिटी जिसमें वर्क डन को चार्ज से डिवाइड किया जाता है, इज दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ए से लेके बी तक जाने के लिए हुआ ये है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई है। सो एट दिस पोजीशन ए इट इज एट अ हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जब बी पे जाता है, इट इज एट अ लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। हमारा ये पॉजिटिव चार्ज जितनी ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा होता है, वो उतनी ही हायर पोटेंशियल वाली जगह पर होता है, उतनी ही हायर पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके पास। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में जितनी ज्यादा हाइट पर कोई चार्ज मौजूद, कोई पार्टिकल मौजूद हो, उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड्स में ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा रिपल्शन हो रही हो जहां पर, वहां पर उतना ही ज्यादा हायर पोटेंशियल समझा जाता है। जैसे जैसे ये ए से बी तक मूव करता हुआ जाएगा, रिपल्शन कम होती जाएगी। रिपल्शन की वजह से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल्स। तो जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, रिपल्शन कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक वर्क हुआ है। उस वर्क को चार्ज से डिवाइड करें तो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है, जिसको हम
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जी, यहाँ पर ना एक ऐसे ये वाला एक पॉइंट है, पॉइंट सी। मुझे बताएं, ए से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा या ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? क्वेश्चन है, इफ between which two points between which 2 points is the potential difference highest? ए बी सी और ए सी, कौन से 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की हाईएस्ट वैल्यू होगी जी? Send me a message to let me know, everyone. Shabash, a lot of people are answering. Good. ठीक है, मोमिना कह रही हैं ए सी। ओके, आयशा भी कह रही हैं ए सी, असदक भी कह रहे हैं ए सी, फवाद कह रहे हैं ए टू बी, साहिर कह रहे हैं ए टू बी। तो इन दिस केस द करेक्ट आंसर शुड बी ए से लेके बी तक, क्योंकि ए और बी वाले 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों एक दूसरे से दूर हैं, जबकि ए और सी दोनों एक दूसरे के करीब हैं। दो ऐसे पॉइंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे से जितना दूर होंगे, दैट मीन्स पार्टिकल को उन पॉइंट्स के दरमियान जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो जब ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। सो potential difference potential difference is greater between ए बी, ए से बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर है। I hope my point is clear. If there is a problem, please let me know. All right, that is great. यहाँ पर अब एक नया फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है, एंड दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब आपको इलेक्ट्रिकल पावर रिकॉल करा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल पावर, राइट, electrical power. Electrical power is defined as electrical energy dissipated. Dissipated का मतलब है इस्तेमाल हो रही है। Electrical energy dissipated per unit time. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पर आप वर्क डन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये भी चलेगा। तो पावर तो हो गया एनर्जी ओवर टाइम या फिर वर्क डन ओवर टाइम। ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला बनाया ना, वर्क डन ओवर चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। यहां से अगर वर्क को सब्जेक्ट बनाए तो ये बनता है Q इंटू वी। ये जो वर्क है, ये वर्क और एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब वर्क होता है तो एनर्जी होती है, इस्तेमाल होती है या प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इस फॉर्मूला के अंदर एनर्जी की जगह पर मैं वर्क भी लिख सकता हूं। पावर इक्वल्स टू वर्क की जगह पर आ जाएगा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने वर्क की जगह पर चार्ज इंटू वोल्टेज डाला है। ये कहां से आया है? ये ऊपर वाली डेफिनेशन से आया है, चार्ज इंटू वोल्टेज। बाय द वे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट्स या फिर वोल्टेज। तो अब Q इंटू वी, इसमें से ये जो Q है और ये जो T है, जब चार्ज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? करंट बन जाता है।
तो पावर का एक नया फॉर्मूला आपके पास बन गया, करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आज सिर्फ आपको करके दिखाया है, आपको मेमोराइज करना है। ओके, ये सारा प्रोसेस मेमोराइज नहीं करना है, फॉर्मूलाज मेमोराइज करने हैं। पावर का एक फॉर्मूला है एनर्जी ओवर टाइम, और पावर का एक नया फॉर्मूला आपको बना के दिखाया है, करंट इनटू वोल्टेज। पावर का एस आई यूनिट होता है वॉट, कैपिटल डब्ल्यू इसका सिंबल है। कभी कभी हम एक डिफाइन करने को कहते हैं, जी बताएं वॉट क्या है, डिफाइन वॉट। तो वॉट विल बी डिफाइंड एज जूल्स पर सेकंड। खुदा के लिए यूनिट ऑफ पावर मत लिख दीजिएगा, वॉट को डिफाइन करना है। वॉट इटसेल्फ एक यूनिट है, तो उसको यूनिट की टर्म्स में ही डिफाइन करना है। देखें, वर्क का यूनिट है जूल, टाइम का यूनिट है सेकंड्स, तो पावर का यूनिट बनेगा जूल पर सेकंड। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली जूल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने जूल एनर्जी इस्तेमाल हुई है। इसी तरह आपको कभी वोल्ट्स भी डिफाइन करने को कहा जा सकता है। तो वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, आप वो फॉर्मूला याद करें जिसमें V इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज आ रहा था। इसको डिफाइन करेंगे जूल्स पर कूलम्ब। आप नोटिस करें कि वॉट और वोल्ट्स में ये फर्क है, वॉट है जूल पर सेकंड और वोल्ट्स है जूल पर कूलम्ब। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं आपके जहन में कोई बात आ रही है तो प्लीज टॉक टू मी, यू कैन सेंड मी अ मैसेज। आज के लिए एक आखिरी बात है, वो भी कोई पुरानी सी बात है जी, कोई नई बात नहीं है। 2 मार्क्स के लिए ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट, इफ टेम्परेचर एंड अदर external factors remain same, remain constant, then current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference applied across it। बड़ी कॉमन सी आसान सी बात है। इमेजिन करें कि ये आपके पास वो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस आप जितना ज्यादा बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज लगाएंगे, कंडक्टर में उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। ये है जी हमारा ओहम्स लॉ, जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाना चाहते हैं उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं तो साथ एक कांस्टेंट आना चाहिए, और वो कांस्टेंट क्या चीज है, यहाँ स्टेटमेंट पे लिखा है टेम्परेचर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। क्यों जी, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहा तो आपको पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहा तो लेंथ बढ़ेगी एक्सपेंशन की वजह से, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी ड्यू टू एक्सपेंशन। ओके, तो कहना ये चाह रहा है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है तो लेंथ और एरिया भी कांस्टेंट रहेंगे, जिस वजह से रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी। सो इनडायरेक्टली एग्जामिनर इज ट्राइंग टू से दैट द रेजिस्टेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट हियर। तो ये हमारे पास ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है और ये उसका फॉर्मूला है। अपनी डिस्कशन को हम आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। दिस वाज एंड ऑफ पार्ट 2। होपफुली इन आवर नेक्स्ट लेसन, जो कि एक एक्सटेंडेड क्लास होगी ऑन फ्राइडे, उसमें हम इस चैप्टर को, चैप्टर 9 का कंटेंट कवर अप कर लेंगे।
If there is any question, please let me know.